हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो कैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक दिन बूजो जो है वो ईगरली वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, हु आर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर। तो वो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो 1 साल बाद उससे मिलने आ रहे थे। ही वॉज इन अ रियल हरी, तो वो बहुत ज़्यादा हरी में था क्योंकि उसको क्या करना था, उन्हें रिसीव करना था एट द बस स्टॉप। तो बहुत तेज़ भागता है और फिर बस स्टॉप में कुछ ही मिनट्स में वो पहुंच जाता है। वो बहुत रैपिडली क्या कर रहा था, ब्रीथ कर रहा था, बहुत रैपिडली उसको सांस ले रहा था वो, राइट। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट, कि इतना जल्दी इतना तेज़ क्यों तुम ब्रीथ कर रहे हो। तो बूजो ने उनको बताया कि वो बहुत तेज़ भागते भागते आया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों जो रनिंग है उससे बूजो की जो ब्रीथिंग है वो इतनी फास्ट क्यों हो गई। तो इसका आंसर जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बूजो के क्वेश्चन का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस बूजो के जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe, कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग जो है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, और हम इस चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम रिस्पायर क्यों करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। सेल जो होता है ये एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ऑर्गेनिज्म की। ईच सेल जो होता है ऑर्गेनिज्म में वो सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सेल है उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। द सेल नीड्स एनर्जी। इवन जब हम खाते हैं या कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, हम सोते हैं, हम रीड करते हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है। क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं इंसिस्ट दैट यू शुड ईट हाँ, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि खूब खाना खाओ, खूब खाना खाओ, हर दिन आपको बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं वो। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि जो फूड होता है, जो खाना होता है, उसमें एनर्जी होती है। फूड जो है वो एनर्जी स्टोर करता है जो कि रिलीज्ड होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो क्योंकि फूड जो है वो एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है, और जब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। देयरफॉर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं एनर्जी को पाने के लिए फ्रॉम फूड। अब जब हम ब्रीथ करते हैं, हम जो एयर हम अंदर लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो जो एयर हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन कंटेन करती है, और वो एयर जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, वो एयर जो हम ब्रीथ आउट करते हैं वो कंटेन करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो रिच होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो वो एयर जो हम ब्रीथ इन करते हैं जो कि ऑक्सीजन है, ठीक है, वो सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उसमें अल्टीमेटली क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम अपने ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जो ऑक्सीजन है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, सेल में जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करता है इन द सेल। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो वो प्रोसेस, अब देखिए, वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है इन द सेल और एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। वो प्रोसेस जिसमें सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, ठीक है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं।
ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में होती है, ठीक है। ठीक है, अब सेल के अंदर जो फूड होता है या फिर जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, सेल के अंदर जब फूड या फिर ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, जब सेल के अंदर फूड ब्रोकन डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, उससे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन अकर होता है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड जो है वो विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन भी ब्रोकन डाउन हो सकता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन यूज़ नहीं भी हो रही तब भी फूड जो है वो ब्रोकन डाउन हो सकता है। तो वो प्रोसेस जिसमें फूड जो है वो विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ब्रोकन डाउन होता है उसे हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, जब ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है यीस्ट। ये सरवाइव कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि अगर एयर नहीं भी है तब भी ये यीस्ट नाम का जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में सरवाइव कर सकते हैं उन्हें हम एनारोब्स बोलते हैं, ठीक है। सो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ दैट organisms such as yeast that can survive in the absence of air, they are called anaerobes. Okay. चलिए, तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो एनर्जी है वो थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है, ठीक है। यानी कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन अपने जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको करते हैं, इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर होता है, ठीक है। तो इनको एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलती है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, ये रिस्पायर करते हैं, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है इनटू अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज है वो ब्रोकन डाउन होता है, जो ग्लूकोज है वो ब्रोकन डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या रिलीज होता है, अल्कोहल रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये आपको फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रोकन डाउन होता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या रिलीज होता है, अल्कोहल रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यीस्ट जो है ना ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं और इस प्रोसेस में ये अल्कोहल यील्ड करते हैं, ठीक है, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए इस एनिमल से वाइन या बियर बनती है, ठीक है। हमारी जो मसल सेल होती है ना ये भी रिस्पायर करती है एनारोबिकली एक्चुअली हमारी जो मसल सेल होती है ये भी एनारोबिकली रिस्पायर करती है, ठीक है।
लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमारी जो मसल सेल है वो रिस्पायर करती है एनारोबिकली। व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब कभी भी टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, तब हमारी जो मसल सेल होती है ये एनारोबिकली बहुत शॉर्ट टाइम के लिए क्या करती है, रिस्पायर करती है। जब बहुत हैवी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, बहुत तेज़ हम भागते हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग या कुछ भी हम बहुत ही फास्ट वाला काम करती हैं, तब क्या होता है, तब हमें टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो हमारी जो मसल सेल होती है वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम बहुत तेज़ भागने लग जाते हैं, हम साइकिलिंग करने लग जाते हैं, तो एनर्जी की जो डिमांड होती है वो हाई होती है। द डिमांड फॉर जो एनर्जी की डिमांड होती है बहुत हाई होती है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। ठीक है, यानी कि तब बेसिकली हमें को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, एनर्जी हमको तब बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा रन कर लेते हैं, राइट। लेकिन जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन को, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हमको कम, जब हम बहुत तेज़ भागते हैं तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो कम होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, वो लेकिन जो सप्लाई होता है ना ऑक्सीजन का एनर्जी को प्रोड्यूस करने की, वो लिमिटेड होता है। ठीक है, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो तब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो जाके लेता है इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर से मैं आपको पूरा पैराग्राफ बताती हूँ। देखिए, हमारी जो मसल सेल है वो एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। जब टेम्पररी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फास्ट रनिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं बहुत घंटों तक, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, तो जो डिमांड होती है फॉर एनर्जी वो हाई होती है। ठीक है, हमको एनर्जी की तब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन उस समय जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो लिमिटेड होता है। तो उस समय क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो जगह लेता है मसल सेल में टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब अभी हम मसल सेल के बारे में बात करें। देखिए, मसल सेल में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रोकन डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और लैक्टिक एसिड और एनर्जी क्या होती है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्रैम्प्स क्यों आते हैं। देखिए, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्रैम्प्स क्यों अकर होते हैं, वाई दिस क्रैम्प्स हैपन टू अस इन देखिए, द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। तो बेसिकली क्रैम्प्स जो है ये तब आते हैं हमें जब मसल सेल जो है, जो हमारी मसल सेल है वो एनारोबिकली रिस्पायर करती है। ठीक है, वो एनारोबिकली रिस्पायर करती है। तो जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, हमको क्रैम्प्स इसलिए आते हैं जब हमारी जो मसल सेल है ना वो रिस्पायर करती है एनारोबिकली। ठीक है, तो पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का, जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेशन या फिर जो कलेक्शन है होता है ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड आ जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। उससे रिलीफ पाने के लिए, क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए आप हॉट वाटर या बाथ ले सकते हैं, और या फिर एक मसाज ले सकते हैं। ठीक है,
हॉट वाटर या बाथ जो है वो बाथ या मसाज जो है वो इम्प्रूव कर देती है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और इसी से क्या होता है, जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का टू अ मसल सेल वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो इंक्रीज जब द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जो तो जब ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रीथिंग की। अच्छा, अगर हम अपने नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर लें, राइट, जो हमारी नोज में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, अगर उनको क्लोज कर ले तो आपको ऑफ कोर्स सांस नहीं आएंगे, माउथ से सांस लेंगे, राइट। तो देखिए, क्लोज योर नॉस्ट्रल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। तो अब अपने नॉस्ट्रल्स और माउथ को टाइटली क्या करिए, क्लोज कर लीजिए और अपने और वॉच पे देखिए अपनी, ठीक है। आप फील करेंगे कि कुछ ही टाइम पे, बहुत ही छोटे टाइम के बाद आप क्या कर पाएंगे, हाउ लॉन्ग वर यू बी एबल टू की बोथ ऑफ देम क्लोज, यानी कि कितनी देर तक आप अपने नॉस्ट्रल्स को और अपने माउथ को क्लोज रख सकते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी देर तक आप सांस ना ले तो बहुत दिक्कत हो जाती है, राइट। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, क्योंकि अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे बहुत लंबे टाइम के लिए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग का मतलब होता है टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यानी कि देखिए, ब्रीथिंग का मतलब ये होता है कि जो एयर हम अपने अंदर ले रहे हैं वो रिच है ऑक्सीजन में, ठीक है, और वो एयर जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जो अपने अंदर से हम बाहर निकाल रहे हैं, वो एयर जो है वो रिच है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जो टेकिंग इन होता है ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को, वो एयर जो कि रिच है ऑक्सीजन में, ठीक है, और उसको हम अंदर ले रहे हैं, उसको हम क्या ले रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, उसको हम इनहेल कर रहे हैं, तो उससे उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें हम एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, तो वो एयर जो कि रिच है ऑक्सीजन में और उसको हम अंदर ले रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोल रहे हैं। और वो एयर जिसको हम गिव आउट कर रहे हैं, यानी कि वो एयर जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। और वो एयर जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हर समय होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली होता है जब तक एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ठीक है। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, तो देखिए, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, हाँ देखिए, ब्रीथिंग रेट होता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। यानी कि 1 मिनट में कोई पर्सन जो है वो जितनी बार ब्रीथ कर रहा है उसे हम ब्रीथिंग रेट बोल रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट में एक मिनट में पर्सन कितनी बार ब्रीथ कर रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। इट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट, ओके। During breathing, inhalation and exhalation take place alternately. A breath means one inhalation plus one exhalation. तो breathe को हम क्या बोलते हैं, breathe का मतलब होता है 1 inhalation plus 1 exhalation, ठीक है। Would you like to find out your breathing rate? Okay. On an average, an adult human being at rest breathes
in and out 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase upon 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. तो देखिए, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है, जब वो रेस्ट में होता है तो वो 15 to 18 टाइम्स एक मिनट में ब्रीथ कर लेता है। लेकिन जब कोई इंसान बहुत हैवी एक्सरसाइज करने के बाद लौटता है तो उसकी जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और वो एक मिनट में 25 टाइम्स ब्रीथ करता है। जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ना ही सिर्फ हम बहुत ज़्यादा बहुत ब्रीथ फास्ट करते हैं, बल्कि हाँ देखिए, तो एक एवरेज में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है वो जब रेस्ट में होता है तो वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। और जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करने के बाद लौटते हैं तो जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और एक मिनट में हम 25 टाइम्स ब्रीथ कर लेते हैं। ना कि सिर्फ हम बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं, बल्कि हम डीप ब्रेथ्स भी लेने लग जाते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ठीक है। और हम ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो इनहेल करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, ओके, हम देखते हैं हाउ डू वी ब्रीथ। हम ब्रीथ कैसे करते हैं, देखते हैं। चलिए, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। तो हमने पहले तो देखा था वाई डू वी, ब्रीथिंग के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि दैट हाउ डू वी ब्रीथ। हाँ, हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। तो देखिए, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है उसको जानते हैं। नॉर्मली हम वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, ठीक है, यानी कि हम जो एयर है वो थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर को अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर लेते हैं, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है। और फिर नॉस्ट्रल से हमारे विंड पाइप में जाती है, नॉस्ट्रल से फिर वो हमारे नसल कैविटी में जाती है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो एयर है उसको हमने थ्रू नॉस्ट्रल्स इनहेल किया, ठीक है। फिर नॉस्ट्रल से वो गई नसल कैविटी में, ओके, नसल कैविटी से वो विंड पाइप में गई और विंड पाइप से वो गई लंग्स में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए, क्या पढ़ रही है, साइंस। अरे बेटे एक बार मोबाइल देख दे नीचे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो एयर है वो थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो कहाँ गई, नसल कैविटी में, नसल कैविटी से वो गई। तो देखो, सबसे पहले तो गया नसल कैविटी में, नॉस्ट्रल्स में, ओके, नॉस्ट्रल से गया नसल कैविटी में, नसल कैविटी से गया विंड पाइप में, विंड पाइप से गया लंग्स में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, इनहेल करते हैं थ्रू नॉस्ट्रल्स, ठीक है। और फिर नॉस्ट्रल्स से जो हमारा जो ऑक्सीजन है, जो एयर है जो हमने ब्रीथ इन करी है, वो नसल कैविटी में जाती है, नसल कैविटी से विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से लंग्स में जाती है, ठीक है।
ये जो लंग्स होते हैं ना हमारे, ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो लंग्स है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये जो कैविटी होती है ये रिब्स ऑन द साइड से क्या होती है? सराउंडेड होती है। इनकी साइड से ये रिब्स से सराउंडेड होती है, ठीक है। अब एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसे हम डायाफ्राम बोलती हैं, वो चेस्ट कैविटी का फ्लोर फॉर्म करती है, ठीक है। ये क्या फॉर्म करती है? चेस्ट कैविटी का फ्लोर फॉर्म करती है, ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या करता है? ब्रीथिंग जो है वो रिबकेज और डायाफ्राम का मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है? जो रिब्स होते हैं ये अप एंड आउटवर्ड्स मूव करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, जो रिब्स होते हैं ना, ये अप और आउटवर्ड्स मूव करते हैं, और डायाफ्राम जो है ड्यूरिंग इनहेलेशन ये डाउन मूव करता है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है ये हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज कर देता है, और एयर जो है वो लंग्स में चली जाती है, लंग्स को फिल कर देती है, ठीक है। अब जब लंग्स जो है वो एयर से फिल्ड हो जाती है, तो फिर बारी आती है एक्सहेलेशन की। फिर हम एक्सहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं ना, तो क्या होता है? रिब्स जो है वो डाउन मूव करती हैं और इनवर्ड मूव करती हैं, और डायाफ्राम जो है वो अप एंड डायाफ्राम जो है वो अप और इट्स फॉर्मर पोजीशन में मूव करता है। इससे क्या होता है? इससे जो साइज होता है चेस्ट कैविटी का वो रिड्यूस हो जाता है, और एंड इट इज पुश्ड आउट, ठीक है। एंड इट इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, इससे हम फील कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमने एयर को इनहेल किया, और एयर गई नसल कैविटी में, नसल कैविटी से विंड पाइप में, विंड पाइप से लंग्स में। अब लंग्स जो है ये हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो चेस्ट कैविटी होती है ना, ये क्या होता है? ये रिब्स ऑन द साइड से क्या होती है? सराउंडेड होती है हमारी चेस्ट कैविटी, ठीक है। अब एक लार्ज मस्कुलर शीट होता है जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं, वो चेस्ट कैविटी की जो फ्लोर है उसे फॉर्म करती है। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इन्वॉल्व करता है डायाफ्राम और रिबकेज का मूवमेंट, ठीक है। इनहेलेशन, जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन के टाइम में जो रिब्स हैं वो अप एंड आउटवर्ड मूव करते हैं, और डायाफ्राम जो है वो डाउन मूव करता है। ये जो मूवमेंट है ये स्पेस इंक्रीज करता है हमारी चेस्ट कैविटी में, ठीक है। जो हमारी चेस्ट कैविटी उसमें स्पेस इंक्रीज हो जाती है, तो एयर जो है वो सारी लंग्स में फिल हो जाती है। अब जब एयर लंग्स में फिल हो गई तो एक्सहेलेशन की बारी आई। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है? रिब्स जो है वो डाउन और इनवर्ड्स मूव करती है, और डायाफ्राम जो है वो अप और एंड इट्स फॉर्मल पोजीशन में मूव करता है। इससे क्या होता है? जो साइज होता है चेस्ट कैविटी का वो रिड्यूस हो जाता है, और एयर जो है वो लंग्स से पुश्ड आउट हो जाती है, और ये जो मूवमेंट्स हैं ना फील भी कर सकते हैं, ठीक है, फील भी कर सकते हैं, ओके। ये देखिए, ये है हमारी नसल कैविटी, ये है हमारा, ये ओरल कैविटी है, ये फायरनेक्स है, ट्राकिया, ये देखिए ये ट्राकिया है, ये लंग्स है, ये लंग्स, देखिए ये लंग्स है, और ये चेस्ट कैविटी है हमारी, ठीक है। ये देखिए रिब्स हैं, ये रिब्स हैं। हमारी जो चेस्ट कैविटी है ना, ये रिब्स ऑन द साइड से सराउंडेड है। और देखिए ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है, इसका जो फ्लोर है उसे हम डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए,
द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। तो हमारे आसपास जो भी एयर होती है ना, उसमें कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पॉलन्स एक्सेट्रा। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो ये पार्टिकल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नसल कैविटी। हाउएवर समटाइम्स, कई बार क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे मे गेट पास्ट द हेयर इन द नसल कैविटी, और इससे हमको इरिटेशन होती है। दिस मे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब हम स्नीज कर देते हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीजिंग जो है वो एक्सपेल्स करती है दिस फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज so that the foreign particles you expel are not inhaled by other persons। ठीक है, यानी कि जब आप स्नीज करें तो आप अपनी नोज को कवर करें, ताकि जो डस्ट पार्टिकल, भी गंदे गंदे पार्टिकल्स है वो जब और पर्सन इनहेल करें तो उनमें वो ना इनहेल करें इन डस्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, ये देखिए इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम में जो डायाफ्राग्म है इट मूव्स डाउन, और जो रिब्स है ये दे मूव आउटवर्ड्स एंड एयर इज ड्रॉन इन, एयर अंदर घुस जाती है। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायाफ्राग्म जो है वो इस तरीके से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और रिब्स जो हैं वो फिर से क्या हो जाते हैं, इनवर्ड्स हो जाते हैं, इनवर्ड्स। ठीक है, और एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। तो यह मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब आगे का देखिए, आगे का हमारा क्या है, आगे का हमारा ब्रीथिंग ऑफ अदर एनिमल्स। तो इसको हम अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।